उसके जाने से एक तरफ दुख की बात है, दूसरी तरफ हमें अभिमान भी है कि हमारे इस गांव का एक सपूत देश के लिए आज शहीद हो गया है। देश के लिए जो लड़ाई में वहाँ जाता, वहाँ तो किसी न किसी को बलिदान देना है। उन्होंने जो किया उसके लिए, उसकी बहादुरी पर हमको बहुत गर्व है। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क। बोले खबर अच्छी नहीं है, खबर अच्छी नहीं है, हमको ये बताया नहीं। ये चले गए हेडक्वार्टर पता करने के लिए। अश्क न हो। मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो न। हर समय अपने पापा को मिस करती हैं। नहीं दिखते उनके पापा, उनके पास छुट्टियों पे नहीं आते, वो नहीं जाते अपने पापा के पास। नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मेडल देने से नहीं न कुछ होगा, जिंदगी कैसे जाएगी। मैं चाहता हूँ मैं भी भर्ती हूँ कि आर्मी में पापा का बदला लूं। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी लोगों को इनके ऊपर गर्व है। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले 1 महीने में आतंकी हमलों ने हिंदुस्तान का कलेजा चीर कर रख दिया है। पूंछ हो, उड़ी हो, आतंक की इस कायराना कार्रवाई ने सिर्फ खून बहाया नहीं है, खून खौला दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये हमले नए हैं? क्या ये आक्रोश नया है? क्या ये बलिदान नया है? क्या जवाब को लेकर जिन विकल्पों को तलाशा जा रहा है वो विकल्प नए हैं? या फिर हम उस बलिदान को समझ ही नहीं पाते? आज वंदे मातरम में हम आपको बताएंगे बलिदान का मोल। वो नन्ही परियों के पिता थे, शायद इसीलिए जीवन का मोल पहचानते थे। वो दिल खोल कर मुस्कुराते थे, इसीलिए मुस्कुराहट की कीमत जानते थे। जब मेजर कुणाल गोसावी नगरोटा के ऑफिसर्स मेस के बाहर आतंकियों से निपटने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार खड़े थे, तब उनसे कहा गया और फोर्स के आने का इंतजार करें, क्योंकि आतंकी इमारत के सामने वाले हिस्से में ही थे और उनके दाखिल होते ही गोलियां चला देते। भीतर दाखिल होने में उनकी जान को खतरा था और इंतजार करने में मासूम बंधकों की जान को खतरा। मेस के भीतर 2 बच्चे और 2 महिलाएं थीं। 12 निहत्थे सैनिक थे। आशंका ये भी थी कि देर होने पर मौके का फायदा उठाकर आतंकी कैंप में और भीतर दाखिल हो जाएंगे। मेजर कुणाल ने अपनी जान की बाजी लगाना बेहतर समझा। उन बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते हुए शायद पल भर को भी अपनी नन्ही गुड़िया का चेहरा उनकी याद नहीं आया। वो बेधड़क सामने से इमारत में दाखिल हो गए, दनादन गोलियों से आतंकियों को चौंका दिया। दूसरी ओर से मेजर अक्षय गिरीश अपनी टीम के साथ उनको कवर देते हुए घुसे। भीषण फायरिंग चली। भीतर मौजूद एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। बंधकों में एक पर भी आंच नहीं आई, पर इस ऑपरेशन में 7 वीर शहीद हो गए। बारह जवान, 2 लेडीज, 2 औरतें और 2 बच्चे जो थे वो शिविर के अंदर 2 बिल्डिंग्स में थे, जिससे कि एक हॉस्टल लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उस हॉस्टल लाइक सिचुएशन को सक्सेसफुली टैकल किया गया।
इन शूरवीरों के किस्से समय सुनाएगा, हमें बार बार गर्व से भर देगा। पर ये शहादत आखिर कब तक? बहादुरों को सब सलाम करते हैं, पर बहादुरी का ऐसा अंजाम आखिर कब तक? इनका कतरा कतरा वंदे मातरम पुकारता है, पर मुल्क की आवाज भी तो हो वंदे मातरम। सैनिकों का हौसला ही नहीं, हुक्मरानों का उसूल भी हो वंदे मातरम। नगरोटा के शहीदों का परिवार सदमे में है। सबके नन्हे नन्हे बच्चे, पत्नी है, माता पिता है। सच कहें तो ये शहादत हमें कुछ दिन ही कचोटेगी। गम तो शहीदों के परिवार वालों के सीने में चुभता रहेगा। आतंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल की शुरुआत से ही सेना के 84 से अधिक जवान आतंकी मुठभेड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर इन्हें आंकड़ों की तरह देखा तो हल कभी नहीं निकलेगा। गुस्सा जरूरी है, लेकिन गर्व भी जरूरी है। जरूरी है कि हम इनकी शहादत को याद रखें। कुछ हफ्तों पहले मैं आपकी अगली पोस्टिंग के बारे में सोच रही थी। कुछ हफ्तों पहले मेरी नन्ही बेटियां आपके घर आने के ख्वाब के साथ सोती थी। कुछ हफ्तों पहले मैं आपको कह सकती थी, आई मिस यू। कुछ हफ्तों पहले आपके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा था। कुछ हफ्तों पहले आप केवल लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार थे। पर अब हम उस सन्नाटे में ताकते हैं, आपको आसमान में तलाशते हैं। हमारी माना और सारा का तकिया आंसुओं से गीला होता है। आज फिर कोई उन सितारों के साथ आसमान में चला गया। आज फिर कुछ बच्चों के पापा कभी नहीं लौटने वाली जगह चले गए। ये कब खत्म होगा? नन्हे बच्चों के आंखों का सूनापन है बलिदान की कीमत। एक पत्नी की अधूरी जिंदगी है बलिदान की कीमत। माता पिता की अंधेरी आस है बलिदान की कीमत। ये जरूर है कि वो हर समय अपने पापा को मिस करती हैं। नहीं दिखते उनके पापा उनके पास, छुट्टियों पे नहीं आते, वो नहीं जाते अपने पापा के पास। पर बहुत बहादुर बेटी हैं। छोटी ज़रूर है पर बहुत बहादुर है। छोटी वाली तो समझ ही नहीं पा रही, बड़ी थोड़ा समझदार है, समझती है। शहादत क्या होता है वो क्या समझेगी, वो क्या जानेगी क्या होता है। ये शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार की पत्नी का फेसबुक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी बयां नहीं की, बस एक सवाल पूछा, ये कब खत्म होगा? हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं। वो तो आगे बढ़कर दायित्व उठाते हैं, पर एक शहीद की पत्नी के सवाल का जवाब क्या है हमारे पास? देखिए, जहां तक मुझे पता है, जब तक नेशन रहेंगे तब तक नेशन को गार्ड करने वाले सोल्जर्स भी रहेंगे। ये सच्चाई है और इसको हम झुठला नहीं सकते। और एक सैनिक की बीवी होने के नाते मुझे पता था कि शायद, और मैं खुशी खुशी भेजती भी थी अपने हस्बैंड को। और उन्होंने जो मौत, उनको जो मौत मिली, वैसे उनसे पहले भी बहुत सारे चले गए और उनके बाद भी बहुत अभी भी जा रहे हैं और खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं। पर कुछ तो अंत होगा, मुझे नहीं पता। मैं कोई रक्षा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नीतियाँ नहीं बनाती, पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि इसका कोई अंत हो। इस तरह से जिंदगियाँ वेस्ट ना हो। पाँच दिसंबर 2014 को कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए थे। उसी दिन उड़ी के मोहरा में भारतीय सेना के कैंप पर 6 आतंकियों ने हमला किया था। इन्हीं से लोहा लेते हुए 35 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा संयोग था, मैं चाय पी ली थी, तब तक फोन आया
फोन ये बोले उठाओ किसका है मोबाइल, उठाओ फोन किसका है। उठाया तो पटना से फोन आया था कि आप लोग पटना आ जाओ। हमने इनको पकड़ा दिया कि क्या ये लोग बोल रहा है सुनिए, तो पटना आ जाओ क्या। हमने कुछ बात होगी तो ये बोले क्या बात है, तो आप लोग अंकल आ जाइए। कोई दूसरा कोई बोल रहा था, बोले प्रिया से बात करवा। प्रिया बोली मैं कश्मीर जा रही हूँ पापा। कश्मीर जा रही हूँ, क्या बात हो गया बेटा, कश्मीर क्यों जा रही हूँ। पापा फिर पकड़ लिए, क्या बात है बताओ। बोले खबर अच्छी नहीं है, खबर अच्छी नहीं है, हमको ये बताया नहीं। ये चले गए हेडक्वार्टर पता करने के लिए, वहाँ कौन सा है वहाँ आर्मी में। बोले मैं आ रहा हूँ रुको। ये पता करने के लिए गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सच है कि वीरता के पदक से परिवार का सम्मान बढ़ता है, युवाओं का उत्साह बढ़ता है, पर यह बलिदान तब तक अधूरा है जब तक उस आतंक को जड़ से उखाड़ न फेंका जाए। जिस वक्त हम लोग प्रॉक्सी वार के लिए तैयार हो गए, उस वक्त अपने आप सब रुक जाएगा, सब चीज़ रुक जाएगा। कश्मीर में जो प्रॉक्सी जो आतंकवादी भी रुक जाएगा और वो भी रुक जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी रुक जाएगा। जब पानी सर के ऊपर से गुजरता है तब कुछ ना कुछ तो कदम लेना पड़ता है ना। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम तो निंदा कर देते, ईंट का जवाब पत्थर से देने की रट लगा देते हैं। भारत इसका बहुत कड़ी तरीके से जवाब देगा, करारे जवाब का वादा कर देते हैं। इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी उसी तरह से देंगे जैसे हम करगिल में दिए। पर फिर कोई सैनिक तिरंगे में लिपटा एक अधूरे सम्मान की बेदी पर चढ़ जाता है। मेजर मुकुंद वरदराजन 31 साल के एक डैशिंग ऑफिसर थे। वो कॉमर्स के ग्रेजुएट थे, पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया था, पर दिल ही दिल में अपने दादा की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनने का ख्वाब पाल रहे थे। सो सब कुछ छोड़ छाड़कर 2006 में फौज में शामिल हो गए। उसने मुझसे एक दिन कहा कि मुझे मॉडलिंग पोर्टफोलियो के लिए पैसे चाहिए। मेरी पत्नी को लगता है वो आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि मॉडलिंग मेरा पैशन है, लेकिन मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। But I am going to join army only. I told him not to join the army. मैंने उससे सेना में जाने से मना किया, लेकिन वो जाना चाहता था। वो कहता था अगर मैं सेना में नहीं जाता तो क्या आप हमेशा मुझे अपने साथ ही रखेंगी? मैं सड़क पे जाऊंगा, वहाँ भी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? 3 साल बाद मुकुंद ने अपने बचपन की गर्लफ्रेंड इंदू से ब्याह रचाया। सेना में अगर उनकी बहादुरी, उनकी निर्णय क्षमता की सराहना होती तो निजी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत थी। शादी के 2 साल बाद एक बेटी हुई, अर्शिया, जिस पर वो जान छिड़कते थे। दो 2014 में उनकी पोस्टिंग शोपियां में थी, जब 12 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर घर वालों ने फोन पर बधाई दी। उस दिन उन्होंने अपने पिता को बताया कि मई में उन्होंने घर आने के लिए 10 दिन की छुट्टी ली है, पर वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे। पर 25 अप्रैल को शोपियां के काजी पथरा गांव में आतंकियों के घुस आने की खबर मिली। मेजर वरदराजन अपनी टीम को लीड करते हुए वहां पहुंचे तो सामने से भारी गोलीबारी हो रही थी। चुनौती गांव वालों को बचाने की थी। मेजर वरदराजन के सटीक निशाने ने 3 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, पर इस कोशिश में उनका शरीर भी बारूद से छलनी हो चुका था। जब तक उन्हें वहां से निकाला गया, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर वर्गीस, his father-in-law called me. He said, my son from Dubai called me. मुकुंद के ससुर का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर मुकुंद के शहादत की खबर पढ़ी है।
मैं बाजार गया, मैंने न्यूज़पेपर्स देखे, लेकिन उसमें ऐसी कोई खबर नहीं थी। 90 पेज पर मैंने एक खबर देखी कि बेंगलोर के एक ऑफिसर की शहादत की बात छपी थी। उसका नाम था मुकुंद। The sad thing is that एक माँ के तौर पर मैं उसे बहुत याद करती हूँ। we missed him a lot. मेजर मुकुंद वरदराजन अपने वादे के मुताबिक घर तो पहुंचे, वो भी वक्त से 4 दिन पहले, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। जिस बच्ची के सिर से पिता का साया उठा, वो 3 साल की अर्शिया इसके मायने ही नहीं समझ पाई। कैसा होता होगा एक ऐसा इंतजार जो ताउम्र पूरा नहीं हो सकता? कैसे हैं ये लोग जो देश के नाम पर सब न्यौछावर कर देते हैं? शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी भी इसी सदमे से गुजर कर निकली थी, पर आज वो हौसले की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। पति 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। नवंबर 2015 में कुपवाड़ा में भीषण एनकाउंटर में शहीद हुए थे। सेना मेडल और शौर्य चक्र से सम्मानित ये ऑफिसर भारतीय सेना की शान थे। इक्कीस तोपों की सलामी के बीच पत्नी और 2 बच्चों का गम शायद कोई नहीं समझ सकता था, पर स्वाति महादिक ने तो उसी दिन प्रण ले लिया था कि पति के यूनिफॉर्म को पहनकर उनका अधूरा काम पूरा करेंगी। एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि मुझे जीने के लिए कुछ मकसद मिल गया। देयर इज समथिंग टू लिव फॉर। इस मामले में सेना की तरफ से केवल एक रियायत मिलती है, वो रियायत होती है उम्र की। स्वाति महादिक की उम्र 37 साल है, लेकिन यह भी तो सच है कि 37 साल की उम्र में शरीर की क्षमता कम हो जाती है। उन्होंने अपने पति की शहादत के केवल 2 महीने बाद सेना में भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी थी। स्वाति ने ऐसी मेहनत की कि वो एसएसबी की परीक्षा पास कर चुकी थी और अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सुबह से लेकर रात तक योग, जुम्बा और एरोबिक्स के बीच ये एक ऐसी महिला का संघर्ष है जो पति के साथ रहने के एहसास भर के लिए दर्द की किसी भी सीमा को पार करने को तैयार है, जो देश सेवा के उनके अधूरे काम को पूर्ण समर्पण से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इन 9 महीनों में आई हैव गॉन इन अ वेरी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। The amount of pain which used to have इन 9 महीनों में मैं जिंदगी के कई दौर से गुजरी हूँ। The pain I used to miss him. वो सारी चीजें I think they are. पहले मैं रोती थी, अब वो सब नहीं होता। मैं उन तारीखों को याद नहीं रखना चाहती, मैं उनके साथ गुजारे 12 साल याद रखना चाहती हूँ। Of blissful life which we both have spent together. ये चेहरा हिम्मत का चेहरा है, ये चेहरा हौसले का चेहरा है, ये चेहरा हिंदुस्तान का चेहरा है, जो लहूलुहान होकर भी हारता नहीं, जो दर्द में रहकर भी बोझिल नहीं होता। ये चेहरे अलग अलग हैं, पर इन चेहरों में ही हमारा वजूद है। कर्नल एमएन राय की बेटी का वो विजय घोष क्या हम चाह कर भी भूल सकते हैं? 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय को तो छल से मारा गया था। दक्षिण कश्मीर के ट्राल में उन्हें केवल बहादुरी के लिए नहीं बल्कि दयालु होने के लिए जाना जाता था। इसीलिए जब एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर आई और उसे घेर लिया गया, तब आतंकी का पिता बाहर निकल कर आया और कहा कि उसका बेटा सरेंडर करना चाहता है। उसके गिड़गिड़ाने पर कर्नल राय आत्मसमर्पण का मौका देने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन जैसे ही एक पल के लिए वो रिलैक्स हुए, घर के भीतर से आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। चूंकि कर्नल राय सबसे आगे थे, उनका शरीर छलनी हो गया। वो किसी को बुराई नहीं करता था, हम लोग कुछ करते तो भी कहता कि नहीं, और पूरा पुजारी था। कर्नल एमएन राय एक स्कूल टीचर के बेटे थे। उनके बड़े भाई सीआरपीएफ में हैं और पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित हैं। दूसरे भाई कर्नल डीएन राय भी सेना के गुरखा रेजिमेंट में हैं। ताज्जुब नहीं कि ऐसे घर के बच्चों की रगों में भी लहू के साथ बहादुरी दौड़ रही है। कर्नल राय जब वीरगति को प्राप्त हुए, उसके 4 दिन बाद उनकी शादी की 14वीं वर्षगांठ थी। उनके फोन पर जो उनका आखिरी स्टेटस था, वो उनकी जिंदगी के प्रति नजरिए को सिर्फ एक वाक्य में बता देता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। वो किरदार निभा गए, हमारी तालियां भी बोझिल हैं। सोच कर देखें तो हमारे चारों ओर कितनी प्रेरणा है, कितनी शक्ति है, कितने शिद्दत से निभाए किरदार है कि ना तो तालियां पूरी पड़ती हैं, ना आंसू सूखते हैं। तालियों से शिकायत नहीं, पर आंसुओं को देश की तकदीर से हमेशा के लिए मिटाना होगा। ये वीरों के परिवार हैं, इनके आंसुओं में कमजोरी मत देखिए, पर बलिदान की कीमत जरूर समझिए। वो अपनी जान देने में एक पल को नहीं हिचकते, पर यह भी तो मालूम है किसके लिए और कब तक। तिरंगे का ये चौथा रंग कैसा है भला? ये लहू सा लाल तो है, पर इसमें जो लाल लिपटा है वो किसका है? क्या हिंदुस्तान इतना बेबस हो चुका है कि 2.5 दशक से आतंक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है? भारत के बेटों में बहादुरी की कमी नहीं, फिर कमी कहां है? पाकिस्तान की चाहे सत्ता बदल जाए या पूरी की पूरी सेना ही क्यों ना बदल जाए, वो उसकी हरकत नहीं बदलती, उसकी नीयत नहीं बदलती। पाकिस्तान हमेशा एक छद्म युद्ध छेड़ने की फिराक में रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध में, खुले युद्ध में उसकी जीत नहीं हुई है। इसीलिए आज हम आपको लोंगेवाला की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपने शायद फिल्मी पर्दे पर तो जरूर देखी होगी, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपको पता नहीं होंगी। हम आपको लोंगेवाला की कहानी सुनाएंगे, और वो भी उसके नायकों की जुबानी। ये 120 मतवालों की कहानी है जो रेगिस्तान के वीराने में एक मामूली से पोस्ट की निगरानी में तैनात थे। मामूली इसलिए क्योंकि यहां दुश्मन नजर नहीं डालता था, या यूं कहें कि ऐसा होने के आसार नहीं थे। इसीलिए यहां चौकसी तो रहती थी, लेकिन अतिरिक्त तैयारी नहीं। लोंगेवाला में बहुत ज़्यादा अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं थी। इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड कि लोंगेवाला विल बी अटैक बाय पाकिस्तान। इन्होंने सोचा कि लोंगेवाला के ऊपर कभी अटैक होगा नहीं। भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था, और बाकी सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा अपने गिरेबान पर पकड़ ढीली करानी है तो कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले, ताकि पूर्व की भरपाई पश्चिम में हो सके। पूरी जो बड़ी फौजें थी वो तो पहले से तैयार थी, क्योंकि हालात दिन ब दिन जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय वहां पर खराब होते जा रहे थे। तो ये लगता था कि जो लड़ाई के आसार हैं या लड़ाई के बादल हैं ये ऊपर हमारे सिर के ऊपर है और जल्दी बरसने वाले हैं। पाकिस्तान को ये मालूम था कि ये ज्यादा देर लड़ाई नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी सीज फायर हो जाएगा। तो उसने तजवीज बनाई कि सीज फायर होने से पहले हिंदुस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पे जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन पर वो कब्जा कर सके वो उसके फायदे में होगा, और सीज फायर के बाद उसकी बार्गेनिंग वैल्यू बढ़ेगी।
लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वहाँ पोस्ट पर तैनात कंपनी ने ऐसी आशंका जताई थी, लेकिन वरिष्ठ अफसरों को ये आशंका बेबुनियाद लगी। लोंगेवाला पर तैनात थी 23 पंजाब की टुकड़ी और इसके कंपनी कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और उस वक्त हमारे पास वहाँ पे बीएसएफ की सिर्फ 14 बटालियन की एक कंपनी और आर्मी की पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी। लोंगेवाला पोस्ट को आर्मी की 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर चांदपुरी के कमांड में रीइंफोर्स किया गया था। Pakistan launched a full-scale war against us. 71 का युद्ध छिड़ते ही पाकिस्तान की 18 डिवीजन के जीओसी जनरल बीएम मुस्तफा को जिम्मा सौंपा गया भारतीय सीमा में घुसकर आक्रमण करना। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑप लब्बैक। लब्बैक एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है आवाज को पीछे से समर्थन देना। यहाँ पर इस ऑपरेशन में मतलब साफ था, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति का समर्थन। पाकिस्तान के लिए यह ऑपरेशन बेहद जरूरी था। वो चाहता था कि भारत जितना ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल होता जाए उतना ही वो भारत की पश्चिमी सीमा के भीतर घुसता जाए। ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वो लोंगेवाला को बाईपास करते और भारत में रामगढ़ तक दाखिल हुए। दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब की अगुवाई में 1 बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य के तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की पाकिस्तान की योजना थी, पर आखिरी लम्हे पे ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया। जब भी किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर अटैक करना होता है तो ऑब्जेक्टिव को हिस्सों में बांटा जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो और उसकी डायरेक्शन होती है कि अटैक साउथ से होगा, नॉर्थ से होगा, ईस्ट से होगा। ये सब चीज़ें टैक्टिकल एप्रिसिएशन के मुताबिक होती हैं। हमारी प्लानिंग थी उधर रहीम यार का अटैक करने की, दूसरी नदन फ्रंट से जो हमारे राइट वाला फ्रंट है वहाँ से अटैक करने की रहीम यार का। सुना है कि उनको पता लग गया कि हम अटैक कर रहे हैं उधर से, किशनगढ़ से। उन्होंने बोला उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए पाकिस्तान इंडिया पे अटैक लोंगेवाला से करेगा ताकि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। ब्रिगेडियर मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक ही साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तर्क ये कि सीधा पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को लोंगेवाला जैसे अकेले पोस्ट को नष्ट करने में वक्त ही कितना लगेगा। इंशाअल्लाह हम लोंगेवाला में नाश्ता करेंगे, रामगढ़ में लंच करेंगे और जैसलमेर में डिनर। किसी को भी दुश्मन की साजिश की भनक तक नहीं थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में 23 पंजाब की एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली थी। थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही थी। ऐसे इंतजार करते हुए लुकआउट मैन लगा दिए, स्काउट लगा दिए जिसको हम कहते हैं, रात के रेकी करने के लिए पेट्रोलिंग लगा दी। तकरीबन 11 बजे मुझे टैंकों की आवाज आई। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को खबर की। आश्चर्य की बात है कि ये मेरी बात मानी नहीं गई। लोगों ने बोला, कई सीनियर ने बोला कि ये जनरेटर का नॉइज है, ये टैंकों की आवाज नहीं है, ये एनिमी का डिसेप्शन प्लान है, यानी आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मेजर चांदपुरी ने बताया कि सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की पेट्रोल पार्टी ने ये जानकारी दी है। उस वक्त आला अधिकारियों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि एक युवा अफसर है,
उन्हें युद्ध की घबराहट में इस तरह की चीजें नजर आ गई हो, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो लोग ऐसी चीजें देख लेते हैं, ऐसी चीजें सुन लेते हैं जो दरअसल होती ही नहीं। उन्होंने सोचा इसे नजरअंदाज ही किया जाए तो बेहतर है। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर से कहा गया कि वो और करीब जाकर देखें और धीरे धीरे टैंक 635 और 638 के बीच में जो ट्रैक है उसके ऊपर आ गए। लाइट इतनी अच्छी थी रात को, इट वॉज ए मूनलाइट नाइट। मैं टैंकों को खुद देखा। रात की चंद चांदनी रात में आप टैंकों को देख सकते हैं, क्योंकि इतना क्लियर विजिबिलिटी थी। तकरीबन रात के 12 बज गए थे, तो टैंक के ऊपर इन्फेंट्री बैठी हुई थी और मैंने टैंक गिने, मेरे जवानों ने मेरे साथ हेल्प की। इट वॉज टोटली ए इन्फेंट्री ब्रिगेड सपोर्टेड बाई आर्मर्ड रेजिमेंट एंड ए टैंक स्क्वाड। इस दफा शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अचानक हर ओर सब हरकत में आ गए, पर सुदूर एक अकेले पोस्ट को मदद पहुंचाई भी जाए तो कैसे? कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास 2 ऑप्शंस थी। या तो वहां से टैक्टिकल विड्रॉल कर ले और वो पोस्ट को छोड़ के चले जाएं पीछे रामगढ़ की तरफ, या उसी पे डटे रहें। ये कठिन फैसला था। सामने थे भारी भरकम हथियारों से लैस 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, करीब 54 T-59 और शर्मन टैंक, और लोंगेवाला के अकेले पोस्ट पर कुल 120 सैनिक, एक जीप पर लगी रिकॉइललेस गन, एक मीडियम मशीन गन और 3 मोर्टार। 120 सैनिकों में से भी 30 सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर थे। मेजर चांदपुरी जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन को हरा पाने की गुंजाइश तो बहुत कम थी, पर अगर लोंगेवाला की अकेली पोस्ट पर पाकिस्तानियों को कुछ देर रोक भी पाए तो पीछे तैयारियों की मोहलत मिल जाएगी। मेजर चांदपुरी की पूरी कंपनी दिलेर थी, पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं था। ये वीरता और बहादुरी हमारे पंजाब रेजिमेंट के, जो 23 पंजाब की वहां पर एक कंपनी लगी हुई तैनात थी लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर, उनकी बहादुरी का ही ये जो आज हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये उनकी बहादुरी है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी देशभक्ति है, जहां पर उन्होंने इतनी बड़ी फौज जो कि पाकिस्तान से आई थी, एक ब्रिगेड, आपको पता है एक ब्रिगेड जिसमें 4 बटालियन थी, 3000 के करीब उसमें उनके जवान थे। सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि बाकी पोस्ट की तरह लोंगेवाला के इर्द गिर्द लैंडमाइन भी नहीं लगाए गए थे। पोस्ट के 3 ओर कांटेदार तार लगी थी, पर यह दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्योंकि इस मोर्चे पर मदद के तौर पर टैंक या अतिरिक्त बल पहुंचना संभव नहीं था, मेजर चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की गुजारिश की। अब एयर सपोर्ट की प्रॉब्लम ये थी कि रात को हमारे पास नाइट फ्लाइंग डिवाइसेस नहीं थी जहाज़ों के ऊपर। जहाज़ों में इतनी क्षमता नहीं थी, जबकि वो नाइट फ्लाइंग कर सकते थे और अगेंस्ट स्टैटिक टारगेट्स वो अटैक कर सकते थे, लेकिन जो मूविंग टारगेट्स, स्पेशली छोटे छोटे टारगेट्स जैसे टैंक्स वगैरह हुए, इनके खिलाफ नाइट अटैक करने की उस समय हम इन जहाज़ों में कैपेबिलिटी नहीं थी। यानी हंटर विमानों के लिए भी सवेरे तक का इंतजार करना था। सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का वक्त था। इतनी देर तो दुश्मन के खिलाफ डटे रहना जरूरी था, चाहे कुछ भी हो जाए। चांदपुरिया साहब ने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने अपनी पोजीशन को आखिरी गोली, आखिरी सांस तक डिफेंड करने का संकल्प उठाया। इसके तहत उन्होंने जो योजना बनाई, उन्होंने एक बार्ब्ड वायर लगाई। रात 12:30 बजे तक पाकिस्तानी पूरी पोस्ट को घेर चुके थे, पर चूंकि पाकिस्तान ने यह हमला हड़बड़ी में और अपने ओरिजिनल प्लान से हटकर किया था, लोंगेवाला पोस्ट की पूरी जानकारी उन लोगों के पास थी ही नहीं। चारों ओर बिखरी कांटेदार तारों को देखकर पाकिस्तान को शक हुआ कि कहीं ये लैंड माइन तो नहीं। से मैं पास तोड़ा हूं,
गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। संख्या के हिसाब से ये चिड़िया और बाज की ही लड़ाई थी और गुरु गोविंद सिंह से लेकर सारागढ़ी के परमवीरों तक सिख इतिहास तो ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था, पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। रिकॉइललेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2 टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहां तो पूरी की पूरी एंटी टैंक माइन फील्ड है। उनकी फौज वहीं रुक गई। इधर लोंगेवाला पोस्ट से सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिनमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। ज्यों ही उनमें गोली लगी, वो धधक उठी और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हो उठी। पाकिस्तानी सैपर ये जांच कर रहे थे कि कटीली तारों में क्या लैंडमाइन बिछा है और साथ ही सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी टटोल रहे थे। इसी तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतारा। पाकिस्तान की ये एक और बड़ी गलती थी। रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक भारत के लिए आसान टारगेट थे। निशाना साध कर एक एक टैंक का सफाया किया जा रहा था और पाकिस्तानी बचने की नाकाम कोशिश में बुरी तरह छटपटा रहे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया जा चुका था। संघर्ष को करीब करीब 5 घंटे हो चुके थे। अपने रथ पर सवार होकर सूर्य तेजी से आसमान में आगमन कर चुके थे, मानो रणभूमि की लालिमा का प्रतिबिंब अब अंबर में दिखाई पड़ रहा हो। गोलियों की तड़तड़ाहट तब थमी नहीं थी जब आसमान से मौत की घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमान और HF-24 मारूद जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। पाकिस्तान को तो लगा जैसे यमराज आसमान के रास्ते आ रहे थे। बाज की तरह झपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। वो भागने की कोशिश भी करते तो बेकार। हवाई जहाज जैसलमेर से रोज आते जाते थे। जेट विमान थे। मैं और मेरे मित्र थे ब्रिजपाल खत्री, उन्होंने नाम रखा राम और श्याम। वो आते जाते रहते थे दिन भर। लोंगेवाड़ा में भी उसके टैंक को प्रदर्शन किया गया और सैकड़ों उनके जो फौजियों की जीपें, गाड़ियां जो बिखरे हुए पड़े हुए थे, उनकी चारों तरफ देखने का दृश्य जो था बड़ा भयावह दृश्य था। जब मोर्चे पर मुकाबला शुरू हुआ था तब भारत के पास थे 120 सैनिक, पाकिस्तान के पास 2000। भारत के पास थी एक रिकॉइललेस गन, पाकिस्तान के पास 54 T-59 और शर्मल टैंक। जब लड़ाई खत्म हुई तो नुकसान की तस्वीर कुछ उलट थी। पाकिस्तान के 200 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जिसमें उसके सीनियर अफसर भी शामिल थे। 3 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया। भारत के 3 योद्धा वीरगति को प्राप्त। पाकिस्तान के 34 टैंक और 100 के करीब आर्मर्ड गाड़ियां नष्ट हुई थी। भारत की ओर से 5 ऊंटों की मौत हुई। 1
लोंगेवाला में भारतीय जवानों की जीत पर खूब अध्ययन हुआ। ब्रिटेन के फील्ड मार्शल कार्वर ने लोंगेवाला का दौरा किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से युद्ध की समूची रणनीति समझी। आज इंग्लैंड, फ्रांस, बांग्लादेश समेत आधा दर्जन देशों की मिलिट्री एकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। लोंगेवाला की जीत केवल सैन्य शिक्षा का विषय नहीं है, वो तो हम सब के लिए, आम लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर दिल में हौसला हो तो विरोधी की शक्ति, विरोधी की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।